एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 68वीं बीपीएससी जो अभी होने वाला है 67वीं के बाद। मतलब क्या है कि जो भी बच्चे नए हैं जो 68वीं बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आंसर राइटिंग है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि उनको बेसिक से आंसर लिखना सिखाएंगे, मतलब जीरो से ABCD से लिखना सिखाएंगे अगर वो 68वीं के लिए देना चाहते हैं तो। अब उसके लिए प्रोग्राम है कि हम लोग GS1 और GS2 जो सिलेबस में पूछे जाते हैं, बीपीएससी का सिलेबस देखे होंगे तो GS2 और GS1 होता है, साथ ही साथ ऑप्शनल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि GS1 और GS2 की जो सिलेबस है ना उसको हम कराएंगे, आपको एक एक टॉपिक, जो सिलेबस में एक एक टॉपिक है ना उसका टेस्ट कराएंगे। उसके थ्रू आपका एक हम लोग सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे और साथ ही साथ क्या होगा कि रेगुलर आंसर राइटिंग करवाएंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका राइटिंग स्किल्स सुधरेगा, राइटिंग स्किल्स बढ़िया होगा और नंबर अच्छे आएंगे, और साथ ही साथ आपका एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं कि 68वीं एग्जाम होने से पहले पहले आपका सिलेबस GS1 GS2 का खत्म हो जाएगा। ठीक है। और बात करूँ तो नंबर ऑफ टेस्ट इसमें क्या होगा दोस्तों, लगभग 100 के प्लस टेस्ट होंगे जिसमें सारे GS1 GS2 के एक एक टॉपिक खत्म करवाए जाएंगे। ठीक है। जब आप कॉपी दोगे, कॉपी देने के बाद आपका इवैल्यूएशन होगा, चेक होगा। चेक करने के बाद, और एक और बात बता दूं, चेक वही करेंगे जो बीपीएससी इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, और चेक करने के बाद आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, साथ ही साथ आपको उसका मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो ये 68वीं का है, 68वीं का है। और एक बता दूं कि ये सिर्फ संडे को होगा, क्योंकि अभी 68वीं में टाइम है तो फिलहाल ये संडे को होगा। तो आपको पर्याप्त समय है, शेड्यूल पहले मिल जाएगा और पर्याप्त समय है आपको टेस्ट देने का। तो सिर्फ संडे को टेस्ट होगा और पहला टेस्ट स्टार्ट होगा 16 जनवरी 2022 से। ठीक है। तो जो भी 68वीं के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं इसको जरूर ज्वाइन कर ले और लिखना स्टार्ट करते। और फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो फ़ी बहुत ही कम है, लगभग पूरे GS1 GS2 को कवर कराने के लिए 1000 रुपीज़ है, मतलब एक टेस्ट का आपको 3 से 4 रुपये पड़ेंगे। और आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं, 96 25 62 64 58, यहाँ पर जो नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब यही बात मैं 67वीं के लिए करूँ तो 67वीं का भी सेम है। हमारे पास ऑलरेडी 5 बैच चल रहे हैं जिसमें मोर देन 500 के आसपास बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, इनरोल किए हुए हैं। तो 67वीं के लिए भी वही है, कवर आपका पूरा जो सिलेबस है मेंस का GS1 GS2 का आपको कवर कर दिया जाएगा 67th मेंस होने से पहले पहले तक। टेस्ट होगा ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक पर, नंबर ऑफ टेस्ट होगा 100+। इसका मॉडल आंसर भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है। और सारा सिलेबस आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। और फ़ी आपका उतना ही है जो 68वीं के लिए है, 1000 रुपीज़। इसमें क्या होगा कि हफ्ते में आपका 2 से 3 टेस्ट होता है। ठीक है। और जैसे ही पीटी का एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो 1 महीने पहले हम लोग इसको होल्ड पर रखेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और इंटरेस्टेड है तो अधिक क्वेरी कर लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए, और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए नीचे वाला नंबर है, व्हाट्सअप के लिए नीचे वाला नंबर है, और कॉल करने के लिए इस नंबर पर आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। आज हम लोग 65वीं बीपीएससी का जनरल साइंस सेकेंड का कॉपी देखने जा रहे हैं जो RTI से आया है कि मार्क्स कैसा मिलता है। ठीक है। और ऑलरेडी GS1 का 65th का पहला डाल चुके हैं इस चैनल पर। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देखिए, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको पता होगा कि जो GS सेकेंड होता है उसमें भी 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन पहला जो पॉलिटी का होता है, सेकेंड जो सेक्शन है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का होता है, और लास्ट है साइंस एंड टेक का। तो हमको पॉलिटी में 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं, और लास्ट साइंस टेक में हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर हम देखेंगे दोस्तों तो इनको पॉलिटी वाले सेक्शन में मिला है 17, 13 और 17 नंबर। तो देखा जाए तो कम है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही कम है। एवरेज जो मार्क्स मिलना चाहिए आउट ऑफ 38 में उससे भी बहुत कम मिला है। 13 तो पूछे ही मत, मतलब कितना होता है, एक क्वेश्चन 38 नंबर का होता है, और साइंस टेक वाले 36 नंबर का होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले पोर्शन में देखेंगे तो इनको मिला है 13, 10, 13। ये बहुत ही कम है। ठीक है। अब कारण हम लोग देखेंगे क्यों मिला है। ठीक है। अब जो साइंस टेक वाला जो क्वेश्चन है उसमें मिला है 15 और 14, ये भी सही नहीं मिला है। ठीक है। तो इनको कितना आया, 112 नंबर, डेट इज़ वेरी लो मार्क्स। ठीक है। और इन जो कैंडिडेट है इनका सिलेक्शन GS2 के कारण ही नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इनका हम GS1 का कॉपी डाले थे उनको GS1 में आया है 170 नंबर। ठीक है।
तो हम देखते हैं क्या दिक्कत था। तो पहले इन्होंने स्टार्ट किया है सेक्शन सेकेंड से। तो सेक्शन सेकेंड में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होंगे तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एमएसएमई का जो नया डिफिनीशन जो है ना उसको बताइए और क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए। क्रिटिकली आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि एमएसएमई कैसे हेल्प करेगा हमारे आत्मनिर्भर भारत को सक्सेस बनाने में। समझ गए? तो अब देखो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी क्वेश्चन का उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या दिया, द न्यू डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू दिस। देखो अब इंट्रोडक्शन हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग दो, फिर क्वेश्चन का जो पहला डिमांड है कि नया डिफिनीशन है उसको बताओ, वो बताना चाहिए। और इन्होंने क्या बताया है कि नया डिफिनीशन को ही गलत कर दिया है, ये डिफिनीशन जो है ना रॉन्ग है। तो समझिए आप जीएस सेकेंड के पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और पहले क्वेश्चन के पहले पेज में ही डिफिनीशन गलत डाल दे रहे हैं, तो कहाँ तक जायज़ है। तो अब जो चेक करने वाला होगा वो क्या करेगा, आपका बेड़ा गर्क कर देगा। उसके बाद इन्होंने एमएसएमई के जो इम्पोर्टेंट रोल है उसको बताया है। और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर जीएस सेकेंड का जो साइंस बोल रहा हूँ, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसमें आपको डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना डाटा का आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा, तो इन्होंने उसका इम्पोर्टेंस बताया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बताया है कि कोविड-19 के समय में एमएसएमई की हालत बहुत ही ख़राब थी, वो सबको पता है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया वो भी बताया है यहाँ पर। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन में क्या है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो जो हम लोग आंसर राइटिंग करवाते हैं उसमें भी बताते हैं कि जब भी क्रिटिकली एनालाइज करना है ना, तो उसमें हम दोनों पक्षों को बताना होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को बताना होता है। तो इन्होंने उस पर जस्टिस किया नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने क्या गलती कर दिया है कि इन्होंने पहले क्वेश्चन में ही डिफिनीशन इनकरेक्ट कर दिया है। तो बताओ इनको 10 नंबर मिला है आउट ऑफ 38 में 10 नंबर मिला है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना जीएस सेकेंड में, उसमें सबसे पहले वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन वही होना चाहिए जिसमें आप सबसे बेटर हो, सबसे बेस्ट हो, और सबसे लास्ट में वो अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आपको कम आता हो। ठीक है, अब आइए इनका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या था कि जो बिहार का बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, दिस इज द सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है कि बिहार का जो इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, उसको डेवलपमेंट में जो बाधाएं हैं उसको बताना है हमें, और उसको आप कैसे आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और तेज बढ़ा सकते हो। यही क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा था 64th वाले में, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या है ना कि अगर बिहार के इकोनॉमिक सेक्टर को बारे में आपसे पूछ रहा है तो इसमें आपको हर सेक्टर का जो रोल है बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसको बताना होगा। साथ ही साथ उसका क्या डाटा है, कितना ग्रोथ हुआ है, क्या क्या करना चाहिए, ये सब बताना होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में खासकर इकोनॉमिक और ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको डाटा रिसर्च वगैरह थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा ही। ठीक है, तो इन्होंने बताया है। ठीक है, अब देखिए इनका क्वेश्चन देखिए, पॉवर्टी है, एजुकेशन है, ये सब कारण बताया है। टेक्नोलॉजिकल लैगिंग है बिहार, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब बताया है जिसके कारण हमारा जो इकोनॉमिक है बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट इन्होंने बता दिया है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हम डाटा लिख सकते थे। टेक्नोलॉजिकली लैगिंग है, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ हम रिपोर्ट लिख सकते थे कि आप किस सोर्स पर बोल रहे हो, मतलब आप जो लिख रहे हो उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स तो होना चाहिए ना। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लैक ऑफ इंडस्ट्री है, तो कुछ तो बताइए, डाटा तो दीजिए, कहाँ पर है, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। ठीक है, अब गुड हेल्थ सर्विसेज भी नहीं है, तो यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट हम इसको एग्जाम्पल में बात सही है, इनका सब बात सही है, लेकिन एग्जाम्पल में हम कुछ कोट कर देते हैं कि भाई इसके रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग के जो हेल्थ इंडेक्स निकलता है उसके अनुसार बिहार का ये रैंक है, ये रैंक है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा अच्छा हो जाता। ठीक है, अब इसको आप सुधार कैसे कर सकते हैं, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो एक तो प्रॉब्लम क्या है, तो आपने प्रॉब्लम बता दिया। तो प्रॉब्लम बनाने के लिए, प्रॉब्लम बताने से पहले आप एक फ्लो चार्ट बना देते तो थोड़ा इसका अच्छा लग जाता। सब टॉपिक डाल के फिर उसको ऐसे करके एक्सप्लेन कर देते। उसके बाद सेकेंड क्या है कि इसको आप सुधारोगे कैसे, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए कि यहाँ भी दोस्तों एक फ्लो चार्ट होना चाहिए, और जो सोल्यूशन है आपका, सोल्यूशन बताइए कि पहला सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो भी बताना है, देन उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है।
और सॉल्यूशन बताने के समय भी आपको क्या करना चाहिए कि कुछ एग्जाम्पल लेना चाहिए, कैसे कोई दूसरा स्टेट है, कोई आपके जो पड़ोसी राज्य हैं, कैसे उन्होंने ये कदम उठाया कि उनका परफॉर्मेंस सही है। तो एक तरह से होलिस्टिक आपका एक क्वेश्चन को है ना अलग अलग डायमेंशन से जोड़ के आप लिखोगे तो नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इनमें क्या है कि डाटा की कमी है, रिसर्च थोड़ा बहुत जो रिपोर्ट है इस सब की कमी है, डायरेक्ट आंसर है, इसलिए इनको भी मिला है इसमें 13 नंबर आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 38 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ना कि जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग जो हुआ, इकोनॉमिक प्लानिंग जो हमारा जो पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म था कब आया था, 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी आया था, उसके बाद हमारा जो इकोनॉमिक जो प्लानिंग है उसका रेलिवेंस क्या है और किस हद तक स्टेट और मार्केट रोल प्ले करता है इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब अगर पीछे का 2 क्वेश्चन देखा जाए जो अभी हमने बताया उससे थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्या किया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग 1950 में कैसे कैसे आया उसके बारे में इतिहास बताया है, उसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि 1991 में कैसे रिफॉर्म लाया गया उसके बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद कैसे प्राइवेट प्लेयर और स्टेट कैसे हेल्प कर सकता है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हुआ उसके बाद किस मतलब कैसे हेल्प कर सकता है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है, और यहाँ पर भी मिला है 13। देखो अब मेरा सजेशन यही है ना कि आपको क्या करना है, 8 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और 8 क्वेश्चन पॉलिटी का 6 में से 3 करने होते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का 6 में से 3 करने होते हैं और साइंस टेक का आपको 5 में से 2 करने होते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हो जाता है क्वेश्चन चूज करने का। तो आप वही क्वेश्चन चूज कीजिए ना जिसमें आप थोड़ा बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, फंसने के चांसेस कम हो। तो मेरे हिसाब से अगर एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन है ना, इसको टफ मामले के क्वेश्चन देखेंगे, टफ में एक क्वेश्चन को काउंट करेंगे। तो क्या चूज करना है, जरूरी नहीं है चूज करना, जब आपके पास कंटेंट ही नहीं है, आप मन से ही बना के लिखना है, तो ऐसे क्वेश्चन को चूज ही मत करो ना जिसमें आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सेक्शन 3 साइंस टेक का क्वेश्चन आ गया जो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है कि जैसे गांधी जी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किए थे वैसे ही नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मेक इन इंडिया स्टार्ट किए हैं। तो साइंस इन टेक के मदद से हम कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं ठीक है, तो डेट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, मेरे हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्होंने इसके बारे में बताया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे हम कर सकते हैं। जैसे क्या है कि हम न्यू मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से अडॉप्ट कर सकते हैं, लॉजिस्टिक शिपिंग सेक्टर ये सब को हम साइंस एंड टेक से हेल्प कर सकते हैं। ऑटोमेशन ऑफ मशीन एंड फास्टर प्रोडक्शन कैन बी इंश्योर। देखो ये सब पॉइंट्स हमें क्या लग रहा है कि नॉर्मल पॉइंट है, ये सब लिखा होगा, सब लिखा होगा। ठीक है, रोबोटिक कैन बी यूज, रोबोट को हम लोग यूज कर सकते हैं, एक्यूरेसी एफिशिएंसी। अब किसमें, स्टार्टिंग अ मशीन प्लेसिंग ऑन इट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि मेक इन इंडिया में स्मार्ट सिटीज़ को भी इन्होंने डाल दिया है। तो इस क्वेश्चन में इनको अब स्ट्रक्चर कहीं भी फ्लो चार्ट ऐसा कुछ है नहीं। मैं कितने बार बोल रहा हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है वो लिखने के साथ साथ दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एप्स का यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इनको दोस्तों मिला है कितना, 15 नंबर है। मतलब क्या है कि जो स्लाइटली हम ओवर पहले जो क्वेश्चन सब देखे हैं इनका आंसर उससे थोड़ा बहुत बेटर है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है ना आसान कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन था कि जो कोविड-19 हुआ था ना दोस्तों, उस समय क्या हुआ था कि जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हो गया था, बहुत सारे जो लेबर सब थे पलायन हुआ था, इनके पास जॉब चली गई थी। तो साइंस टेक की मदद से आप इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, बिहार का एक अब 64वां से ही हो गया है नीति हो गया है कि साइंस एंड टेक का यूजेस कहीं भी पूछ डालो, इसलिए आपको हर फील्ड में साइंस एंड टेक का यूजेस क्या है ये आपको होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला है कि हम एक जॉब पोर्टल बना देते, दैट इज़ वेरी गुड, जॉब पोर्टल बना देते। जैसे प्रवासी ऐप जो प्रवासी भारत ऐप्स है, जो NRI ये सब जो आते हैं उसके लिए एक जॉब बना देते। साइंस एंड टेक के थ्रू हम क्या कर सकते थे कि जो लेबर्स है उनको हम स्किल प्रोवाइड कर देते। ठीक है, और बहुत सारे जो जॉब है वो चले गए क्राइसिस के वजह से और पलायन स्टार्ट हो गया, तो साइंस टेक की मदद से हम क्या करते, वॉलंटियर्स सबको हम सर्विलेंस वगैरह कर सकते थे। सॉफ्टवेयर इस सब के यूज़ से सॉफ्टवेयर हम बना सकते थे, ऐप बना सकते थे जिसके थ्रू बंदे को पता लग जाए कि भाई कौन सा जगह पर कौन सी जॉब खाली है। क्योंकि देखो सपोज करो कि अगर महाराष्ट्र से लेबर सब पलायन करके बिहार जा रहा है तो महाराष्ट्र में तो जॉब क्राइसिस हो जाएगा ना, वहाँ पर तो बंदे चाहिए। ठीक है,
तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा ना जिससे हमको पता लग जाए कि कहाँ पर हमें जॉब की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं है। और ये एग्जांपल में आप यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट का कोट कर सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ऐसे किया है कि एक पोर्टल बनाया है जिसमें किसको जॉब चाहिए और किसको जॉब की ज़रूरत है और कौन जॉब दे रहा है, दोनों को एक साथ मिला दिया है। तो ऐसे ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा आपका बहुत ही बढ़िया आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर इनको देखें तो इनको मिला है 14 नंबर, ज़्यादा नंबर नहीं मिला है क्योंकि मैं बताया कि इस इनके सारे जो क्वेश्चन सब देखा जाए, पेपर देखा जाए, इसमें क्या है, डाटा की कमी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा इज, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको पता है तभी हाथ लगाइए, नहीं पता है तो मत लगाइए। क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे कि बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से अगला इस पार्ट का क्वेश्चन था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार में कैसा हुआ है। तो एक पार्ट तो आपको आसान लगेगा कि भाई ई गवर्नेंस क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, घाटा क्या है, लिख दोगे। लेकिन इसका यूज बिहार में कैसा है उसको लिखना है आपको। ठीक है, तो इन्होंने ई गवर्नेंस के बारे में अच्छे से यहाँ पर डील किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस बेनिफिशियल कैसे है, मतलब उसका फ़ायदा क्या है। तब यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट बना देते तो थोड़ा सुंदर दिख जाता और कुछ नहीं होता। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, सिटीजन कैन सी द प्रोग्रेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क। उसके बाद ई गवर्नेंस के बारे में ये सब बताया है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम देखते हैं कि सेकेंड पार्ट है जिसका बिहार में क्या रोल है, तो बिहार गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई गवर्नेंस। जैसे क्या क्या लिया है इन्होंने, तो बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च बेस 1 बिहार स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क फॉर द प्रॉपर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द सिटीजन। ठीक है ना, एक पॉइंट इन्होंने बताया, ड्यूरिंग द लॉकडाउन बिहार गवर्नमेंट ऑल्सो यूज ई गवर्नेंस टू एडमिनिस्ट्रेट। देखो ये जो क्या है ना, ऊपर वाला पॉइंट इन्होंने बहुत सही बताया है। ये वाला जो है ना खाना पूर्ति वाला है कि चलो हमको पॉइंट नहीं मिला था हम बोल देते हैं कि लॉकडाउन में ई गवर्नेंस को यूज किया, अब हेल्थ में ई गवर्नेंस को यूज किया। ठीक है ना, तो अब आपको पता होगा कि लॉकडाउन में हज़ार रुपया नीतीश सरकार ने सबके पॉकेट में भेजा था जो आउट ऑफ दिल्ली थे। ठीक है ना, तो उसको भी हम ई गवर्नेंस में हम ले सकते हैं। डेट इज़ गुड पॉइंट। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट डाला है कि 1000 रुपया फाइनेंशियली सबको हेल्प किया गया, जो लेबर है या जो भी आउट ऑफ बिहार है फंसे हुए हैं उनको। ठीक है, अब बिहार गवर्नमेंट, उसके बाद इन्होंने ये भी बताया है कि ऑनलाइन मोड, बिहार गवर्नमेंट इज ऑल्सो मूविंग इट्स ऑफिसर ऑन ऑनलाइन मोड। जो ऑफिसेस जो है उसको ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है। जैसे डिजिटल, अब देखोगे तो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने की बात हो रही है, या आप सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते हो तो वो भी आपको क्या हो रहा है कि डिजिटल मोड में मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट सही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन दिया है। तो इनको अभी तक सबसे हाईएस्ट नंबर इनको कितना मिला है, 17 नंबर मिला है इसमें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार जो होता है, फंडामेंटल राइट्स, एक हाथ से आपको दिया जाता है, दूसरे हाथ से आपको छीन लिया जाता है। ठीक है, तब क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब क्या है कि वो आप देखोगे, अगर मौलिक अधिकार देखोगे तो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगता है, लगा सकता है रिस्ट्रिक्शन। कब, वो अपवाद आपको पता होगा जब आप लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। तो यही क्वेश्चन है कि जैसे गांधी ने क्या बोला था कि राइट जो है ना ड्यूटीज़ के साथ ही आता है। ठीक है, तो यहीं पर इन्होंने बताया है। तो अब देखो, अब जैसे कैसे अब इन्होंने बताया है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाता है तो आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हाँ एक एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल मतलब यहाँ पर बन सकता है, लेकिन इन्होंने वो एग्जांपल दिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर आर्टिकल 14 और 19 और आर्टिकल 39 बी और सी क्या है, डीपीएसपी का है। ठीक है, तो डीपीएसपी का जो आर्टिकल 39 बी और सी कन्फ्लिक्ट करता है 14 और 19 से ना, तो डीपीएसपी को माना जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें इन्होंने पॉइंट सही दिया है, लेकिन वो आर्टिकल मेंशन नहीं किया है, तो मेंशन कर देते तो थोड़ा और अच्छा रहता। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि राइट टू प्राइवेसी 14-19-41 इन केस ऑफ राइट टू प्राइवेसी विच इज़ द फंडामेंटल राइट अंदर इतना। अब गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी कैन नेम सर्विलेंस वगैरह, जब वही है कि आपको सर्विलेंस पर रख सकता है अगर आप नेशनल सिक्योरिटी का अगेंस्ट है। मतलब ओवरऑल देखो तो जो आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 तो आपको क्या देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन उसका जो आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 2 है वो आपको क्या देता है, वो रिस्ट्रिक्शन कर देता है। ठीक है ना, अब कहीं ना कहीं कुछ लॉ में ऐसा कुछ है जो लूप होल है जिसका इस्तेमाल कर लेता है गवर्नमेंट, कर लेगा या
ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी कर लेगा जो आपके राइट्स को कर्टेल कर दे। ठीक है, तो वही इन्होंने इसमें बताया है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कोई फंड राष्ट्रपति शासन लग गया, तो राष्ट्रपति शासन तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लग गया तो आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है, तो भी आप इसमें लगा सकते हैं। सिटीजन लॉ लगा दिया जाता है, कभी कभी इसका मिसयूज भी हो जाता है। जैसे आप कुछ पोस्ट डाल रहे हैं तो जनरली आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बंगाल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19 में वो वायलेट होता है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन के खिलाफ अगर आप कुछ बोल देते हैं या पोस्ट डाल देते हैं तो आपको देशद्रोह जो सिटीजन लॉ है उसके तहत आपको डाल दिया जाता है, तो उसका मिसयूज बहुत होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ना, मतलब ठीक ठाक है, और इसमें इनको मिला है 17 नंबर, डेट इज अगर इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो इसमें 17 नंबर ठीक ठाक है बाकी क्वेश्चन के हिसाब से। सेकेंड क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट जो है ना, डेट इज नॉन सोवरेन बॉडी, सोवरेन नहीं है, तो इसके बारे में कमेंट करना है आपको। तब सोवरेन कैसे नहीं है, क्योंकि आपको देखो पार्लियामेंट को कौन चूज करता है, हमारा देश का जनता चूज करता है, पीपल चूज करता है। अब पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ बनाना। ठीक है, तो सोवरेन कैसे नहीं है, तो स्वाभाविक है कि अगर लॉ क्या है, सर्विलेंस पर लगता है, अगर लॉ गलत बना देगा तो क्या करेगा, इसको जुडिशियरी क्या कर देगा, उस लॉ को खत्म कर देगा। तो सबसे पावरफुल कौन हुआ, इनडायरेक्ट में जुडिशियरी तो हुआ। तो आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ना, एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल किसका देंगे, एक फेमस एग्जाम्पल है एनजेएससी का दे सकते हैं, इसको नल एंड वॉइड किया। आप अभी फार्म बिल है तो फार्म बिल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट, जब एक्ट बन गया था तो इसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे मतलब क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच का अगर कंसेप्ट आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे एलिगेशन लगता है पार्लियामेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा कि मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे जहाँ हमको पावर है, जो हमको पावर मिला है संविधान से कि लॉ बनाना है, उसमें इंटरफेयर कौन कर रही है, जुडिशियरी कर रही है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट सोवरेन कैसे नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने दिया है। अब इसमें क्या है कि अब जितने ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे ना उतने ज़्यादा नंबर मिलेगा। और क्या है कि एग्जाम्पल जितने ज़्यादा और करंट वाला एग्जाम्पल तो इन्होंने लिखा है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं लिखा है, तो इनको मिला है 13 नंबर। तो ओवरऑल इनको कितना मिला है दोस्तों, 112 नंबर, जिनके कारण इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।